नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भूटान से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विस्फोट में घायल लोगों से मिलने सीधे पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। जख्मियों का जाना हालचाल, कहा अपराधियों को लाया जाएगा न्याय के कटघरे में। भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चतुर्थ ड्यूक ग्याल्पो के साथ बैठक। ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर। भूटान में कालचक्र एम्पावरमेंट समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अहम कदम। 130वें संविधान संशोधन के लिए गठित की जेपीसी। लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी बनी अध्यक्ष। समिति में होंगे कुछ 31 सांसद। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, निवेश, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। चीता स्थानांतरण समझौते की घोषणा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन गंभीर। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का तीसरा चरण लागू। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। वो हर उस घायल के पास रुके जो लाल किले के पास हुए भयावह विस्फोट में जख्मी हुआ था। प्रधानमंत्री ने घायलों का हाल चाल जाना, उनके परिवारों से बात की, सांत्वना दी, हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह एक अमानवीय घटना है। निर्दोष लोगों पर वार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। न्याय होगा, जरूर होगा। देश के मुखिया ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जिनके अपने अब हमारे बीच नहीं हैं। सोमवार को लाल किला सिग्नल के पास हुए उस दिल दहला देने वाले विस्फोट में 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लाल किला विस्फोट मामले से जुड़ी संदिग्ध लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी थानों, चौकियों और सीमावर्ती नाकाओं के लिए अलर्ट जारी किया। जांच में यह खुलासा होने के बाद अलर्ट जारी किया गया कि विस्फोट के संदिग्धों के पास लाल रंग की एक अन्य कार भी थी। वाहन का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की कम से कम 5 टीम तैनात की गई हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी कड़ी सतर्कता बरतने और तलाशी में सहायता करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने लाल किला के नज़दीक 10 नवंबर को हुए विस्फोट मामले में फरीदाबाद के एक कार विक्रेता को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसी के साथ दिल्ली और आसपास के राज्यों के सभी पुराने कार विक्रेताओं से हाल में हुई वाहनों की बिक्री का विवरण सत्यापित करने और साझा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में लाल किला विस्फोट की घटना के बाद जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह विश्वविद्यालय ने कहा कि घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए 2 चिकित्सकों से उसका केवल पेशेवर संबंध है। वो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हैं। इन चिकित्सकों से दूरी बनाते हुए विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि यह जिम्मेदार संस्थान है और देश के साथ एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। घाटी में प्रतिबंधित जमात इस्लामी से संबद्ध लोगों से जुड़े 300 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला और गांदरबल जिलों में कई स्थानों पर छापे मारे गए। उन्होंने बताया कि जेईआई सदस्यों और उनके सहयोगियों के आवासों और परिसरों पर भी छापेमारी की गई। बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान का विवरण देते हुए अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 200 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि हाल में दिल्ली में हुए विस्फोट के संबंध में आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर घृणा फैलाने या आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी से और दृढ़ता से कार्रवाई करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा कई मायनों में खास रही। भारत भूटान संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा समाप्त कर दिल्ली लौटते वक्त भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात की और उन्हें 70वीं जयंती पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में जिग्मे सिंघे वांगचुक से मिलकर भारत भूटान मैत्री को और मजबूत बनाने की दिशा में उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध बेहद मजबूत हैं और ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम देने में सहायक साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भूटान में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव के दौरान भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पूर्व नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कालचक्र एम्पावरमेंट समारोह का उद्घाटन किया, जो बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। प्रधानमंत्री चांगलिमथांग में चतुर्थ ड्यूक ग्यालपो की 70वीं जयंती के अवसर पर भूटान के लोगों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने थिम्पू में जारी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लिया। भूटान नरेश ने महोत्सव के दौरान सार्वजनिक पूजा अर्चना के लिए थिम्पू में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की उपस्थिति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सहित भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने गेलेफू में निवेशकों और आगंतुकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में एक आवर्जन जांच चौकी स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। भूटान नरेश और प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की गरिमामय उपस्थिति में 1020 मेगावाट की पुनात सांगशू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना जल विद्युत के क्षेत्र में भूटान और भारत के बीच मैत्री और अनुकरणीय सहयोग का प्रमाण है। दोनों पक्षों ने STEM, फिनटेक और अंतरिक्ष के नए क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने भूटान में STEM शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में भारतीय शिक्षकों और नर्सों के अमूल्य योगदान को भी स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर के अभिषेक और भूटानी मंदिर तथा अतिथि गृह के निर्माण के लिए वाराणसी में भूमि देने के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा की पुष्टि की और दोनों पक्ष भविष्य में इसे जारी रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति ने यहां संसद को संबोधित किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आवाज ने बोत्सवाना की संसद में लोकतंत्र को लेकर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में बोत्सवाना के साथ अपनी साझेदारी को और अधिक गहरा करने और अपने विकास अनुभव को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका भविष्य का महाद्वीप है। अपनी युवा जनसंख्या और विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ यह महाद्वीप वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकता है। भारत और बोत्सवाना के बीच 1966 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जो 2026 में 60 वर्ष पूरे करेंगे। India and Botswana share a natural friendship, one that is built on mutual trust and respect, shared values, and a common belief in democracy and human dignity. It is a friendship that has been built not with words and promises, rather on the bedrock of hard work, dedication, and people-oriented delivery. Over the decades, our partnership has not only been reinforced by our past collaboration, but also by the promise of its bright future. I am happy that my visit is taking place in the backdrop of our expanding partnership and also in the run-up to the 60th anniversary of
establishment of our diplomatic relations next year. ये नया भारत है जो अफ्रीका तक दोस्ती की मिसाल बना रहा है, जहां विकास, शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर एक नए दौर की कहानी लिखी जा रही है। भारत का असर अब सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि अफ्रीका की धरती पर भी दिख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर बोत्सवाना पहुंची हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति बोको ने खुद राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और बोत्सवाना की तरक्की में भारत एक प्रेरणा और समर्थन का मजबूत साथी रहा है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। व्यापार, निवेश, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में अब भारत और बोत्सवाना मिलकर काम करेंगे। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर जीने वाले लोगों के उत्थान के लिए शानदार काम किया है। Reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. We witnessed the signing of an important agreement which will help in providing easy access of good quality and affordable Indian medicines to the citizens of Botswana. I also conveyed to President Boko India's decision to send essential ARV medicines as requested by government of Botswana. We are encouraged by the growing participation of Indian companies in Botswana's economic development, particularly in the diamond sector. We have also agreed to strengthen collaboration in sectors such as agro-processing, pharmaceuticals, education, skilling and capacity building. आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट की ब्रीफिंग में, जहां पर अश्वनी वैष्णव कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे हैं। At the highest levels of the government, the cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. इसका हिंदी प्रारूप भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और बाकी दूसरे फैसलों पे आता हूँ मैं। आप सबको व्हाट्सएप कर सबको जल्दी आराटाई कर देंगे। साथियों, आज 3 बड़े और फैसले लिए गए इस रेजोल्यूशन के बाद में। सबसे पहला एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्रेडिटर्स हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 20,000 करोड़ रुपीस की आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और तीसरा, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन कैन इंक्रीज इन अ कंट्री। आई विल फर्स्ट कम टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मिशन which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन and second one is Niryat Disha.
इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पस है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, और विद इन दैट कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल विल बी गिवन utmost priority. Second, alternative trade instruments. आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग is a very important way by which people secure their payments. तो उसमें एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है, अब वो एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविज़न रखा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई हैं, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो, उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है, जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं वहाँ पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है, जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हर सेक्टर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, जिससे कि कोई बाहर से अगर उनके देश में करने जाए एक्सपोर्ट, तो उसके लिए वो एक नॉन टैरिफ बैरियर बन जाता है। उन सब कंप्लायंसेस के लिए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल मेजरमेंट्स, चेकिंग, सर्टिफिकेशन, उस सब की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को इसमें मीट किया जाएगा निर्यात दिशा के माध्यम से। सेकंड इसमें एलिमेंट है सपोर्ट फॉर मार्केट एक्सेस। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह इतनी हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स, उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर
पोर्ट तक पहुंचाना है तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिफ्थ है, एक्सपोर्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। हम सब देखते हैं कि आज की दुनिया में मान लो जापान का कोई प्रोडक्ट है तो किस तरह से उसकी ब्रांडिंग, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करता है। ये सब भारत के प्रोडक्ट्स में भी आए, एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटीज़ मिले, वो इस स्कीम में रखा गया है। और सिक्स्थ एलिमेंट रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस। बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल में उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिससे कि किस देश में क्या रिक्वायर्ड है वो अगर पता चलता रहे हमारे स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स को, सो इन दैट केस उनको भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स। बहुत इसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा इस मिशन से। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दशक में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट 8% CAGR ग्रोथ रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि ग्लोबल ट्रेड केवल 3% के आसपास ग्रोथ है और हमारा उससे डबल रेट से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। एंड एक के बाद एक नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम से भारत के एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं $1 ट्रिलियन और उसके भी ऊपर, वो अचीव करने में मदद मिलेगी। सेकंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज़ के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफ़ों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में है। ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSMEs। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी। और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, NBFC से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। साथ ही साथ जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है NCGTC, वो 100% गारंटी करेगा to the credit so that the cost of credit reduces significantly। 31 मार्च 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उसमें स्कीम में है कि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से उस स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम में इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे MSMEs के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया
पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रूबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है, लॉ के मेन टेक्स्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बड़े फैसले थे साथियों और एक बड़ा रेजोल्यूशन था। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर। 25 नंबर फर्स्ट रो से, लेफ्ट से। सर मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश दुबे है, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि सर जो लाल किले धमाके को लेकर जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? और जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का नाम भी सामने आया है? सरकार इसको कैसे देखती है? थैंक यू। मैंने रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। तो आपने देखा कि कैबिनेट ब्रीफिंग में किस तरीके से अश्विनी वैष्णव जो ताज़ा फैसले थे उससे देश को इसकी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हम वापस चलते हैं दोबारा खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए जेपीसी का गठन कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी को इसका अध्यक्ष बनाया है। समिति में कुल 31 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों को शामिल किया गया है। 3 प्रमुख विधेयकों, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 की समिति समीक्षा करेगी। राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही लाने के लिए 130वें संविधान संशोधन में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक जमानत न मिलने पर पद से इस्तीफा नहीं देता तो वह स्वतः हट जाएगा। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की घनी चादर में लिपटा रहा। सीपीसीबी के मुताबिक इस क्षेत्र में AQI 408 है, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बरकरार है और हवा की गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्र सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण रोधी उपाय लागू किए हैं। दिवाली के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार खराब या बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, कभी कभी गंभीर श्रेणी में भी पहुंच जाती है। इस बीच पिछले सप्ताह से शहर के तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने दिन में हल्का कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना में स्वागत की तस्वीरों के साथ।